जो आज का जो ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है चतुर्भुजों को समझना, कक्षा 8 का तीसरा अध्याय। तो इस अध्याय में हम अलग अलग तरह के बहुभुजों के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। उन चतुर्भुजों के क्या विशेष गुण होते हैं उसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुभुज के बारे में कि बहुभुज होता क्या है। बहुभुज क्या होता है? बहु मतलब बहुत सारी और भुज मतलब भुजाएं। जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो उसी को हम बहुभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक सबसे छोटे बहुभुज के बारे में बात करते हैं, वो होता है त्रिभुज। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं बहुभुज। बहुभुज होता क्या है? बहुभुज मतलब केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। दो तरह के वक्र होते हैं, एक होता है खुला और एक होता है बंद। खुला वक्र वह होता है जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग हो या जिसके अंदर प्रवेश किया जा सके, उसे हम खुला वक्र कहते हैं। और बंद वक्र वह होता है जो चारों तरफ से बंद हो, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो, उसे बोलते हैं बंद। तो बहुभुज होता है क्या? रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखा खंडों से बना बंद एवं सरल वक्र बहुभुज कहलाता। मतलब केवल वह रेखाखंडों से बना होगा, बंद होगा और सरल होगा। जैसे ये केवल रेखाखंडों से बना है, 1 2 3 4 रेखाखंडों से। उसके अलावा आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है या त्रिभुज। सबसे पहला बहुभुज त्रिभुज ही होता है, क्योंकि कोण तो दो भुजाओं से बना होता है, वो बंद होता नहीं है, इसलिए त्रिभुज से ही बहुभुज स्टार्ट होते हैं। और अगर कोई ऐसे बना है, कैसे? ऐसे, तो हम इसको कहेंगे ये बहुभुज नहीं है। ठीक है, इसमें लिख देता हूं नहीं है। या कोई ऐसे बना है तो ये भी बहुभुज नहीं है। केवल ये 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 और ये बहुभुज है। तो हम कहेंगे केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र ही बहुभुज कहलाता है बच्चों। अब अनेक प्रकार के बहुभुज होते हैं जिसमें 3 भुजाएं होंगी, वो त्रिभुज हैं। अब हम यहाँ करते हैं बहुभुजों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले 3 भुजाओं की बात करते हैं बच्चों। 3 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम होता है त्रिभुज। क्या नाम होगा? त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे होगा, 3 भुजाएं होंगी उसमें। 4 वाले का चतुर्भुज। 4 वाले बहुभुज का नाम होगा बच्चों चतुर्भुज। उसमें 4 भुजाएं होंगी। वैसे ही 5 भुजाओं वाले को हम कह देंगे पंचभुज। उसमें हमें 5 भुजाएं दिखेंगी, 1 2 3 4 और एक ये 5। आप देख रहे होंगे ये सभी बंद भी हैं और सरल भी हैं। वैसे ही अगर हम 6 भुजाओं वाले की बात करें तो उसका नाम होता है षटभुज या षष्ठभुज। षटभुज भी कह सकते हैं और षष्ठभुज भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से 6 भुजाओं वाला हो गया। वैसे 7 भुजाओं वालों को कहेंगे सप्तभुज। उसमें हमें 7 भुजाएं दिखाई देंगी, 1 2 3 4 5
6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इस तरह से 7 भुजाओं वाले को सप्तभुज, 8 भुजाएं होंगी तो अष्टभुज, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज। वैसे ही आगे को आता रहेगा, 9 भुजाओं वाले को 9 भुज, 10 भुजा वाले को 10 भुज, और n भुजा मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं होंगी तो उसे हम नॉर्मली बहुभुज कह देंगे बच्चों। बाकी ये आपकी किताब में पूरी टेबल बनी हुई है, वहां से इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण, विकर्ण मतलब किसी बहुभुज का विकर्ण उसके दो आसन्न शीर्षों को अगर हम छोड़ दें, मतलब साथ वाले शीर्षों को ना मिलाएं और किन्हीं दो शीर्षों को मिला दें या सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बनता है। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों, किन्हीं दो शीर्षों में मतलब आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से बनता है। मतलब कोई भी अगर बहुभुज हो, जैसे सबसे पहले हम चतुर्भुज से स्टार्ट करते हैं। मान लिया ये ABCD एक चतुर्भुज है। अगर हम इसके दो शीर्षों को मिलाएं, किन को मिलाएं? आसन शीर्षों को छोड़ के, मतलब ये और ये जो जुड़े हुए हैं A और B, इसको नहीं मिला सकते, B और D को नहीं मिला सकते, C और D को नहीं मिला सकते, A और C को। तो हम A से D को मिला सकते हैं सीधा, और C से B को मिला सकते हैं। तो आसन शीर्षों को मिलाने को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाली रेखा ही विकर्ण कहलाती है। ये भी विकर्ण है और एक विकर्ण ये है बच्चों। अब विकर्ण के बाद में बात करते हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग की। अभ्यंतर मतलब अंदर वाला और बहिर्भाग मतलब बाहर वाला। कोई आकृति हमने यहां बना रखी है तो इसका ये तो होगा अभ्यंतर, जो हमने ये शेडेड किया है, ये है इसका अभ्यंतर। और इसके ये जो बाहर बाहर वाला भाग है ये कहलाता है बहिर्भाग। मतलब किसी भी बंद आकृति के जो अंदर का भाग है वो अभ्यंतर और जो बाहर वाला भाग है वो बहिर्भाग कहलाएगा। अब आगे है उत्तल एवं अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज से तात्पर्य बच्चों ऐसे बहुभुज से है जिसमें उसके संपूर्ण विकर्ण उसके अभ्यंतर में स्थित हो, तो उत्तल। और अगर ऐसा कोई बहुभुज है जिसका कोई भी विकर्ण उसके बहिर्भाग में स्थित हो तो उसे बोलते हैं हम अवतल बहुभुज। तो ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण केवल उसके अभ्यंतर में स्थित हो, मतलब उस आकृति के अंदर ही होने चाहिए, उसके अभ्यंतर में स्थित हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। जैसे मान लियो मैंने एक
चतुर्भुज बनाया, इसका ये विकर्ण भी इसके अंदर है, इसका ये विकर्ण भी इसके अंदर है। उसके अलावा ये हमने पंचभुज बनाया, इसका ये विकर्ण भी इसके अंदर है, ये मिलाया ये भी अंदर है, ये विकर्ण भी इसके अंदर है, ये विकर्ण भी इसके अंदर है। तो इसके जितने भी विकर्ण हम मिलाएंगे बच्चों, वो सभी इसके अभ्यंतर में ही स्थित होंगे। तो इस तरह की आकृतियों को हम कहते हैं क्या? उत्तल बहुभुज। और ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण उसके बहिर्भाग में स्थित होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी विकर्ण बहिर्भाग में स्थित हो, कोई एक विकर्ण भी अगर उसके बहिर्भाग में आ जाए तो हम उसे बोलते हैं अवतल बहुभुज, उसे अवतल बहुभुज कहलाता है। यहाँ जो परिभाषा मैंने लिखी है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण उसके अभ्यंतर में स्थित हो, तो सभी विकर्णों के बारे में नहीं है। कोई अगर एक विकर्ण भी उसके अभ्यंतर में स्थित होगा तब हम उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। जैसे ये भी तो चतुर्भुज है ना, 1 2 3 4, तो ये वाला विकर्ण तो अंदर आ गया, लेकिन ये वाला विकर्ण कहाँ आया? इसका बाहर आया ना। ऐसे आकृति थी हमारी, तो एक विकर्ण तो अंदर है, एक विकर्ण बाहर है, तो इस तरह की आकृतियों को हम कहेंगे अवतल बहुभुज। जैसे ये एक आकृति और बनाते हैं, ये है, इसका ये वाला विकर्ण यहाँ मिलाएंगे, ये भी अंदर है, यहाँ मिलाएंगे ये भी अंदर है, इसको यहाँ मिलाओगे तो ये भी अंदर है, यहाँ मिलाओगे ये भी अंदर है, लेकिन ये वाला ये तो बाहर आ गया। तो इस तरह की आकृतियों को हम क्या कहेंगे बच्चों? अवतल बहुभुज। अब आगे है बच्चों समबहुभुज। समबहुभुज मतलब ऐसे बहुभुज जिनकी प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण समान माप के होते हैं। मतलब अगर 3 भुजाएं होंगी तो तीनों बराबर माप की होंगी, 3 कोण होंगे तो वो कोण भी आपस में समान माप के होंगे। ऐसे बहुभुज जिनकी प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण समान माप के होते हैं सम बहुभुज कहलाते हैं। जैसे हम त्रिभुज के बारे में बात करें बच्चों, एक ऐसा त्रिभुज देखें जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी बराबर हो, प्रत्येक कोण की लंबाई भी बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे समबहुभुज। या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसे भी समबहुभुज कहेंगे। उस चारों बराबर भुजाओं वाले चतुर्भुज का नाम होता है बच्चों वर्ग। जैसे हम यहाँ एक त्रिभुज बना लें, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और हम यहाँ जो मिलाएं वो भी 5 हो, तो इस तरह की आकृतियों को हम कहेंगे समबहुभुज। ये भी 5 सेंटीमीटर माना, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये कोण भी बराबर, ये कोण भी बराबर, ये कोण भी बराबर। तो इस तरह की आकृतियों को समबहुभुज कहा जाता है। वैसे ही हम वर्ग भी बना सकते हैं। ये ABCD, ये इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं।
और ये कोण भी प्रत्येक बराबर है। तो ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे समबाहुभुज। अब बात करते हैं विषम बहुभुज की। तो विषम बहुभुज तो कोई भी हो सकता है, मतलब जिसकी भुजाओं, समस्त भुजाओं एवं समस्त कोणों की माप समान ना हो, ऐसे बहुभुज जिनकी प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण की माप समान न हो, तो वह विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसकी ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों अलग अलग लंबाई की हैं। ये हमने एक चतुर्भुज बनाया, इसमें ये और ये सब अलग अलग लंबाई की हैं बच्चों। तो इस तरह की आकृतियों को हम कहेंगे विषम बहुभुज। अब उसके बाद में आता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण। तो किसी बहुभुज के, किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 गुणा 180 अंश। तो अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 गुणा 180 अंश, जहाँ n बराबर है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अगर त्रिभुज होगा तो n की जगह 3 लगा लेंगे, चतुर्भुज होगा तो 4 लगा लेंगे, पंचभुज होगा तो n के स्थान पे 5 लगा लेंगे, षष्ठभुज होगा तो n के स्थान पर 6 लगा लेंगे, सप्तभुज होगा तो n के स्थान पर 7 लगा लेंगे, और हम उसके सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कर लेंगे। बच्चों अब बात करते हैं किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के योग की। जैसे यहाँ एक त्रिभुज बना है, अगर हम इसकी भुजाओं को आगे बढ़ा लें तो ये जो कोण बने, ये वाला और ये वाला, ये कहलाते हैं बाह्य कोण। ये A, ये B और ये C। ऐसी चतुर्भुज में भी होता है, अगर हम उसकी भुजाओं को एक क्रम में आगे बढ़ाते हैं, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया और ये बढ़ाया। मान लिया ये कोण A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो किसी चतुर्भुज के कहो या बहुभुज के, चतुर्भुज वो गलत लिखा गया, किसी चतुर्भुज के या बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। चाहे वह त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, अगर हम उसके समस्त बाह्य कोणों की माप के बारे में बात करें तो वह आएगी 360 अंश। जैसे A, B और C को जोड़ेंगे तब भी 360, A, B, C और D को जोड़ेंगे तब भी 360 ही आएगा। बच्चों आगे बात करते हैं चतुर्भुजों के प्रकार की, मतलब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला है समलंब।
समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। जैसे ये वाली जो भुजा है वो इसके समांतर है। ए बी सी डी हमने इसका नाम दिया, तो हम लिखेंगे जो ए बी है वो समांतर है किसके, डी सी के। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पी क्यू आर एस। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, पी एस समांतर क्यू आर। तो इस तरह के जो चतुर्भुज होंगे वह समलंब कहलाएंगे। बात करते हैं पतंग की। तो पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है। पतंग भी एक चतुर्भुज ही होता है, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का होता है। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। मतलब जो पतंग होता है वो एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें आसन मतलब जुड़ी हुई भुजाओं के ऐसे दो जोड़े होते हैं जिनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे मैंने इसका नाम लिखा ए बी सी डी, तो इसमें ए बी और ए सी आसन भुजाएं हैं और साथ ही ए बी जो है वो बराबर है ए सी के और बी डी जो है वो बराबर है किसके, डी सी के। वैसे ये है पी क्यू आर एस। इसमें जो पी क्यू भुजा है वो क्यू एस के बराबर है और पी आर भुजा जो है वो आर एस के बराबर है। मतलब पी क्यू बराबर क्यू एस और पी आर बराबर एस आर। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज होगा जिसमें आसन्न भुजाएं बराबर होंगी, आसन्न भुजाओं के दो जोड़े होंगे और उनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो हम ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे बच्चों पतंग। अब आगे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर तथा समांतर होता है। जैसे यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इसमें क्या होगा कि जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये भी होगी।
और जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी। मतलब ए बी सी डी अगर एक समांतर चतुर्भुज हम कहें तो इसकी भुजा ए बी और डी सी आपस में बराबर भी होंगी और समांतर भी, और ए डी और बी सी ये भी आपस में बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। इसके गुण लिख लेते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? सबसे पहला होता है इसका सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। मतलब ए बी जो है वो बराबर होगी डी सी के, और ए डी जो है वो बराबर होगी बी सी के। बराबर भी होगी, साथ ही साथ समांतर भी होंगी। ये समांतर का निशान होता है। इसका दूसरा गुण होता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर मतलब कोण एक जो है वो सी के बराबर होगा, कोण डी जो है वो बी के बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण सी, और कोण बी बराबर होगा कोण और डी। और तीसरा होता है विकर्ण। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को बराबर बराबर काट देंगे। मगर हम ए से सी को मिला लें, ये इसका एक विकर्ण बनेगा, और बी से डी को मिला लें, ये भी इसका एक विकर्ण बनेगा। तो ये जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा बच्चों ओ, तो उस हिसाब से ओ ए बराबर होगा ओ सी और ओ बी बराबर होगा ओ डी। मतलब ओ ने इन दोनों विकर्णों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ये समांतर चतुर्भुज के बारे में जान। अब बच्चों बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों। जैसे ए बी बी सी सी डी और डी है, ये चारों भुजाएं समान लंबाई की होंगी और साथ में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहेंगे समचतुर्भुज। इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। मतलब ये चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। तो ए बी जो है वो समांतर होगी डी सी के, और ए डी समांतर होगी बी सी के। सम्मुख कोण बराबर होंगे, जितना कोण ए होगा उतना ही कोण सी होगा, जितना कोण बी होगा उतना ही कोण डी होगा। कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण बी बराबर होगा कोण डी। वैसे ही बात करें विकर्णों की, तो इसके जो विकर्ण वो बराबर तो होते नहीं है, लेकिन समांतर चतुर्भुज से एक स्टेप आगे होते हैं। आगे क्या होते हैं कि वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। मतलब ओ ए बराबर तो ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ डी होगा, और कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी बराबर कोण डी ओ सी बराबर कोण बी ओ सी, और ये सब होंगे 90 अंश के। तो ये होता है समचतुर्भुज। अब उससे आगे बात करते हैं आयत की। बच्चों आयत भी एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और नई बात यह होती है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला कोण ए भी 90 होगा, बी भी 90 होगा, सी भी 90 होगा और डी भी 90 अंश का होगा। तो इसके गुण मैंने नीचे लिखे हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर, मतलब ए बी बराबर होगी डी सी, और साथ ही ए बी समांतर भी होगी डी सी के। वैसे ही ए डी बराबर होगी बी सी के, तो ए डी जो है वो समांतर भी होगी बी सी के। दूसरा प्रत्येक कोण 90, जितना कोण ये ए होगा उतना ही कोण बी होगा, उतना ही कोण सी होगा और उतना ही कोण डी होगा, और इनमें से प्रत्येक का मान होगा 90 अंश। विकर्ण मतलब जितना ए सी होगा उतना ही
BD होगा। जितनी लंबाई इस AC BD विकर्ण की होगी उतनी ही लंबाई इस AC विकर्ण की भी होगी। ये भी इसकी खासियत है। दूसरी बात यह है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो जितना OA होगा उतना ही OC होगा, जितना OB होगा उतना OD होगा। बच्चों अब इसमें आगे बचता है आयत। आयत के बारे में भी अभी आयत से आगे बचता है वर्ग। वर्ग के बारे में अब आपको बताते हैं। बच्चों अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग मतलब एक ऐसा आयत या एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, वर्ग कहलाता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वर्ग कहलाता है। जैसे ABCD चित्र में बना है तो इसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं। अब बात करते हैं इसके गुण की। इसके क्या गुण होते हैं? प्रत्येक भुजा समान लंबाई की, मतलब जितनी AB होगी उतनी ही BC होगी, उतनी ही CD होगी और उतनी ही AD होगी। दूसरा, प्रत्येक कोण बराबर तथा प्रत्येक 90 अंश, वो भी लिख देते हैं, तथा प्रत्येक 90 अंश का होता है। तो जितना कोण A होगा उतना B होगा, उतना ही C होगा, उतना ही D होगा, और सभी का मान जो होगा वो होगा 90 अंश। विकर्ण समान लंबाई के, मतलब AC और BD जो है वो बराबर होंगे। ये इसके विकर्ण मिला लेते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बन जाएगा। ये मान लिया इन्होंने O पर प्रतिच्छेद करा, और ये जो कोण है, ये सबसे स्पेशल बात है, वो 90 अंश हो गए। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर तो OC हो गई, OB बराबर OD भी होगा। चूंकि ये चारों विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए जितना OA होगा उतना ही OB होगा, उतना ही OC होगा, उतना ही OD होगा, और कोण AOB वो होगा 90 अंश। ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये वाला भी 90 अंश होगा, और ये वाला भी 90 अंश। बच्चों इस वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर को कवर किया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे अगला वीडियो हम इसकी प्रश्नावलियों का बनाना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।